नमस्कार सबको, वेलकम ऑल ऑफ यू। काफ़ी समय के बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में हम एक-दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप ज्योग्राफ़ी में बेहतर कर रहे होंगे। आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का 7वां पार्ट लेकर के और हाज़िर हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जो प्रश्न है, ये स्पेशल भूगोल के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे स्कूल लेक्चरर और पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम, टेट, नेट जेआरएफ के लिए, विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए। और दूसरा जो सेकंड ग्रेड से एसएसटी के बच्चे हैं, सामाजिक विज्ञान, उसके लिए भी ये प्रश्न वैल्यूएबल होने वाले। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका पूर्व में भी मुझे मिला और हम और आप सब मिल करके भूगोल को एक बेहतर बनाएँ, इसी उम्मीद के साथ आज डिस्कस करेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं 2 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा आज के देखो, विद्यार्थियों के कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं ज्योग्राफी में जो काफ़ी टफ से समझे जाते हैं, मुश्किल से समझे जाते हैं। तो मैं उस पर इन दिनों प्रयास कर रहा हूँ। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी प्रयास कर रहा हूँ और एक मेरा प्रयास इस समय स्कूल लेक्चरर के लिए शुरू है। तो जो भी विद्यार्थी स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी से तैयारी करना चाहते हैं, मैं एक ऑफ़लाइन की तर्ज पर ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने एक कोर्स भी इस समय ला रखा है। कई आपके साथी उससे जुड़ चुके हैं। कुल व्याख्याता 2024 के लिए अपने प्लेटफ़ॉर्म एनके ज्योग्राफी पॉइंट जो अपना प्लेटफ़ॉर्म है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिखा है, उसका लिंक वगैरह भी, वहाँ जाकर के और आप इस कोर्स में आपको यदि वैल्यूएबल लगे तो इससे जॉइन कर सकते हैं। अगले 6 महीने तक भूगोल को जीवंत रूप से पढ़ते हुए और हमारा एक टारगेट है कि 500 प्लस सिलेक्शन जो अगली एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से उन बच्चों से जुड़ करके इसके लिए मैं अलग से एक सेशन लेकर के आऊँगा, आपको पूरा बताऊँगा 2-4 दिन बाद। तो मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट है कि मैं प्रत्येक कैटेगरी में सेलेक्ट करते हुए 500 बच्चों को है वो तैयार करूँ और जिसमें करीबन कुछ विद्यार्थी मेरे से जुड़े भी हैं। तो आप एक बार एनके ज्योग्राफी पॉइंट प्लेटफ़ॉर्म पर आइए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारा लिंक दिया है, वहाँ देखिए। इसके अलावा यदि आप लेक्चरर की तैयारी नहीं करते हैं, जनरल स्टूडेंट हैं, तो अपने उन सभी मित्रों को ये बात ज़रूर बताएँ। उन सभी मित्रों तक ये क्लास पहुँचाने की कोशिश करें, जो ज्योग्राफी से तैयारी करते हैं। और एक मैंने अलग से प्रयास किया जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं, उन तक भी गया है। ज्योग्राफी के सबसे कठिन चैप्टर को मैंने आसान करने की कोशिश की। रिसर्च है, कार्टोग्राफी है, स्टैटिक्स है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग। तो इनका भी एक बहुत ही लिमिटेड मैटर को व्यवस्थित करके और मैंने प्लेटफ़ॉर्म पे डाला है। तो आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एनके ज्योग्राफी पॉइंट इस नाम से अपना ऐप है, वहाँ जाकर के आप इनका लाभ भी ले सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्लेटफ़ॉर्म का यदि आपकी पूरी जानकारी चाहिए, तो ये पूरा भूगोल को समर्पित प्लेटफ़ॉर्म है। आप एप्लीकेशन के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी जो आप क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, आप उन क्लासों से जुड़े हुए हैं और अपने जो भी ज्योग्राफ़ी के लर्नर हैं, उस तक आप ये क्लास ज़रूर पहुँचाएँ ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इससे फ़ायदा मिले। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एनके ज्योग्राफ़ी पॉइंट के नाम से और यदि आप कोई भी ज्योग्राफ़ी की क्वेरीज़ चाहते हैं, भूगोल से संबंधित कोई भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं, तो हमने 2 व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखे हैं। आप इन पर केवल व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको एनी हाउ जवाब मिलेगा किसी भी तरीके का। और स्कूल लेक्चरर भूगोल से या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल से तैयारी करने वाले बच्चे, आपको किसी भी तरीके की शंका और डाउट्स है, तो आप इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम मुझे बताएगी, मैं पर्सनली आपसे कॉन्टैक्ट करके और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे कोर्स पर आकर के ही सब कुछ सीखें, आपने कोर्स कहीं और से ले लिया है, फिर भी आपके पढ़ने में कोई तकलीफ आ रही है, समझने में कोई तकलीफ आ रही है, तो आप मेरे से व्यक्तिगत जुड़िए। मैं चाहता हूँ कि ज्योग्राफी का परिवार एक बहुत बड़ा परिवार बने, क्वालिटी वाला परिवार बने। तो आप इन दोनों नंबरों पर मैसेज भी कर सकते हैं
और हमारा इंस्टा और फेसबुक है, उन पर भी आ सकते हैं, ताकि आपकी समय-समय जानकारी मिलेगी। 4 कोर्स इस समय संचालित हो रहे हैं। स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी का है, असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ चैप्टर है, इंडिया ज्योग्राफी भी चल रहा है और बीए प्रथम सेमेस्टर भूगोल, प्रथम सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। हालाँकि ये दोनों कोर्स अभी स्लो चल रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा पूरा ध्यान असिस्टेंट प्रोफेसर और व्याख्याता पे है। असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ एक क्लासें हैं, उसको डालने के बाद भारत का भूगोल भी मैं सीरियसली लूँ। और जो स्कूल व्याख्याता से पढ़ रहे हैं उनको भारत का भूगोल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके अंदर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा हम प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे और वैल्यूएबल प्रश्न है, तो सीधा अपन प्रश्न पे आ जाएँ। पहला प्रश्न, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, आप अपनी नोटबुक पास में लेकर के बैठिए, आप अपना उत्तर है वो अपने तरीके से दीजिए पहले, और उसके बाद में मैं उत्तर बताऊँगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आज के रहने वाले हैं हमारे। हाँ, एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी आपके मित्र ज्योग्राफी के हैं, भाई-बहन, सखा मित्र जो भी है, उनको ये क्लास ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हम ज्योग्राफी के मैक्सिमम स्टूडेंटों से जुड़ सकें। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक है। स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है ये, और सेट, नेट, जेआरएफ के अंदर इन बुकों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बुक है इंडस्ट्रियल लोकेशन इन है हो, ये रन नहीं है, इन इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एनालिसिस। एक है बिहेवियर एंड लोकेशन, फाउंडेशन फॉर ए ज्योग्राफिकल एंड डायनामिक थ्योरी। एक है द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक है थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये 4 किताबें हैं, और लेखक है वेबर है, हुअर है, प्रेड है। ये ग्रेड नहीं है, एलन प्रेड है, ध्यान रखना, टाइपिंग मिस्टेक है। और एक है डीएम स्मिथ। ये बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड प्रश्न है विद्यार्थियों, और ये किताबें कोई टफ किताबें नहीं है, ये जनरल पूछी जाने वाली किताबें हैं। तो पहले तो आप इनमें से अपना आंसर है वो सिलेक्ट कर दीजिए, वीडियो को रोक करके आप सेलेक्ट कर ले, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताता हूँ। अब सुनो ध्यान से विद्यार्थियों, इसकी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बुकें होती है, उसको आपको मेजरली याद कर लेना है, बाकी एकदम उसका क्रॉस मिलान हो जाएगा। देखो, लेक्चरर में वेबर तो है, स्पेशली दिया हुआ है, इसमें हुवर तो नहीं होगा, बट वेबर जरूर दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर में दिए सारे हैं। थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये बुक वेबर की है। जब भी थ्योरी और इंडस्ट्री की बात करता है, अब इन सारों में इंडस्ट्री ये शब्द तो होंगे, अब मैं आपको शब्द पकड़वाता हूं कि जब भी वेबर की बात आती है, तो एक तरफ तो वो थ्योरी की बात करता है किताब में, एक तरफ इंडस्ट्री की बात करता है। जब थ्योरी और इंडस्ट्री दोनों शब्द साथ में आते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आप वेबर की तरफ जाना, यानी वेबर ने इंडस्ट्रियल लोकेशन की थियरी दी, तो थियरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री ये वेबर की हो जाएगी। उसके बाद में जो हुवर की किताब है वो है द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब विद्यार्थियों, इसमें एक्टिविटी शब्द पकड़ना है। एक्टिविटी शब्द हुवर से रिलेटेड है, तो हुवर की हो गई एक्टिविटी, थ्योरी हो गई वेबर की। उसके बाद ये प्रेड है, आप गहराई से पढ़ोगे तो प्रेड ने व्यवहारवादी ढांचा दिया था, व्यवहारवादी सांचा जिसको कहते हैं। तो बिहेवियर शब्द जहां भी आएगा इंडस्ट्री और लोकेशन से रिलेटेड, ये बिहेवियर शब्द है, तब अपन को प्रेड की तरफ जाना है। बुक के संदर्भ में देखना हो, हर जगह बिहेवियर को प्रेड से मत जोड़ना, बट बिहेवियर एंड लोकेशन, फाउंडेशन फॉर ए ज्योग्राफिक एंड डायनामिक थ्योरी। थोड़ा डायनामिक शब्द भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो डायनामिक का संबंध प्रेड से है। उसके बाद में स्मिथ, तो स्मिथ करता है एनालिसिस। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन इन इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एनालिसिस, ये आपका जाएगा स्मिथ की तरफ। तो ये बन गया 4-3-2-1, 4-3-2-1, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सही है। क्लियर, बात समझ में आ गई? सीधा हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और स्कूल लेक्चरर की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपकी थियरीज दी हुई है और दूसरी तरफ विद्वानों के नाम है। केंद्र स्थल, ये केंद्र स्थल इसके हिसाब से देखें तो सेंटर पैलेस नहीं है, ये हार्टलैंड है। आपने हार्टलैंड, अब देखो, कई बार मैं मेरे ज्योग्राफी के स्टूडेंटों को कहता हूँ इंग्लिश उसकी टर्मिनोलॉजी जरूर पढ़े। हिंदी में केंद्र स्थल है, लेकिन यहाँ केंद्र स्थल का कोई विद्वान दिख नहीं रहा है मुझे, तब ये केंद्र स्थल हार्टलैंड के रूप में आया है। फिर है परिमा स्थल, रिमलैंड, राज्य का वर्गीकरण और राज्यों के क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत, इनका आपको मिलाना है। एक तरफ वाल्केनबर्ग है, रेडजेल है, स्पाइकमैन है और मैकिंडर है।
चलो इसको अब मैं मिला के देखता हूँ। हार्टलैंड सब जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं, मैकिंडर, मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी। उसके बाद में रिमलैंड की बात करें तो स्पाइकमैन, स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी। और उसके बाद राज्यों का वर्गीकरण है वाल्केनबर्ग का। बहुत सारे विद्वानों ने किया लेकिन इनमें से वाल्केनबर्ग में आएगा। और राज्यों के क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत है ये रेडजेल का है। ऑर्गेनिक थ्योरी आपको पता होगा तो जैविक राज्य, उसमें ये बात करता है राज्यों के क्षेत्रीय विकास की। इसकी एक वो ऑर्गेनिक स्टेट से रिलेटेड थ्योरी है, जैविक राज्य से रिलेटेड थ्योरी है। लेम्बेज्रम आपने नाम सुना होगा, लेम्बेज्रम। तो लेम्बेज्रम ये क्षेत्रीय विकास की बात करता है, वो रेडजेल ने किया था। देखो वाल्केनबर्ग का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो इसका स्पेशली है राज्यों का वर्गीकरण। उसमें उसने आनुवंशिक आधार पर राज्यों का क्लासिफिकेशन किया है। और केंद्र स्थल हार्टलैंड, ये जियोपॉलिटिक्स का चैप्टर है, भू राजनीति का चैप्टर है। और इसमें आपको जब भी मैकेंडर पढ़ते हो तो आपको दो चार शब्द आते हैं, हार्टलैंड, आंतरिक अर्धचंद्र, बाह्य अर्धचंद्र। आंतरिक अर्धचंद्र जिसको विश्वद्वीप की संज्ञा दी जाती है, और जो कहते हैं ना कि जो हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा वो यूरोप पर शासन करेगा, इस तरीके की उनकी जो कोटेशन है हार्टलैंड के संदर्भ में वो भी बहुत अच्छे हैं। और रिमलैंड, रिमलैंड स्पाइकमैन की थ्योरी है। और रिमलैंड हार्टलैंड का जो बाहरी आंतरिक अर्धचंद्र है उसको पावरफुल मानती है। और अमेरिका ने जो दुनिया के देशों को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी अपनाई थी वो रिमलैंड की पॉलिसी अपनाई थी। चलो ये प्रश्न अच्छा है, तो इसमें आपका 4 3 1, 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2 ये आपका आंसर है, वो सही बैठ जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। हालांकि इसका मैंने नीचे सूची दी नहीं दी है। एक तरफ पहाड़ी दर्रे हैं और दूसरी तरफ स्टेट है। नॉर्मली ये इंडिया ज्योग्राफी का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तरफ बनियाल दर्रा है, परालाचा दर्रा है, जेलेपला दर्रा है और लिपुलेख दर्रा है। उधर स्टेट आपको मिलाना है, कौन उत्तराखंड में, कौन सिक्किम में, कौन जम्मू कश्मीर में, कौन हिमाचल प्रदेश में। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। और इस तरीके की 7 8 दर्रों का स्टेट से रिलेटेड प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है, दर्रा का प्रश्न गलत नहीं जाएगा। ध्यान रखना। हाँ आपने मिला दिया होगा। ध्यान रखना बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। कहते हैं ना कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर है बनिहाल दर्रा। उसके बाद में बरालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में आपकी, बरालाचा, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, बरालाचा हिमाचल प्रदेश में है। और जलेपला दर्रा ये आपकी सिक्किम के अंदर मिलेगी। जलेपला और नाथुला दोनों नाम आते हैं। और लिपू लेक दर्रा ये आपकी उत्तराखंड में मिलेगी। इसमें लिपू लेक भी है, माना भी है और नीति भी है। माना, नीति और लिपू लेक ये तीनों दर्रा आपको उत्तराखंड में मिलेगी। और जलेपला और नाथुला नाम की दर्रा है वो सिक्किम में मिलेगी। अच्छा प्रश्न है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये थोड़ा टफ और स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। पहले इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिए। देखो वो कथन वाला है कि ए एक कथन है और दूसरा तर्क, आर एक कारण है। और फिर अपन को स्पष्टीकरण देना है कि कथन ए सही है कि नहीं है, कथन बी सही है कि नहीं है, और ए जो कथन है उसकी बी व्याख्या करता है कि नहीं है, इसके संदर्भ में देना है। पहले तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा विद्यार्थियों पहले स्टेटमेंट को समझना होता है। स्टेटमेंट मतलब जो लाइन दी हुई है वो समझनी होती है। पहले तो ये डिसाइड करना है कि लाइन सही है कि नहीं। दूसरा ये डिसाइड करना है कि चलो पहली लाइन सही है और दूसरी भी लाइन सही है, तो क्या पहली लाइन का आंसर दूसरी लाइन है कि नहीं है, यानी पहली लाइन को जस्टिफाई दूसरी लाइन कर रही है कि नहीं कर रही है। ये 2 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली लाइन क्या है कि जल वाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। अब आप ध्यान से देख लेना सही है कि नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ताप अवशोषक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए होंगे। अब फिर नीचे से उत्तर देना है, सही है, व्याख्या सही करता है कि नहीं करता है, सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है, ए सही नहीं है किंतु आर सही है। अब सुनो मैं इसका आंसर देता हूं कि जल वाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। आप विद्यार्थियों सब ने पढ़ा पहले ग्रीन हाउस क्या है, वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। आप सब ने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है।
अब इसको देखते ही आप चकरा जाओगे, यार ये जल वाष्प साथ में कहां से आया। अब ये तो जरूर मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस प्रभाव है, लेकिन जल वाष्प है कि नहीं है। ध्यान रखना, जल वाष्प भी है, क्योंकि ग्रीन हाउस का मतलब होता है वायुमंडलीय ताप का नियत रहना या बढ़ना। बढ़ेगा तो उसको अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब वायुमंडलीय ताप को कौन बढ़ाता है? वायु में पाए जाने वाले या वायुमंडल में पाए जाने वाले वे तत्व जो ताप अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी ताप अवशोषण करती है, बाकी वाली गैसें भी ताप अवशोषण करती है, जलवाष्प भी ताप अवशोषण करती है। यदि ताप का अवशोषण होता ही नहीं तो वायुमंडल का ताप ही नहीं होता। समझ गया नहीं बात? तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो अवशोषित करती है, ये बात पक्की है। आज से आपको ध्यान रखना है कि जल वाष्प भी अवशोषित करती है। तो ये कथन तो सही है कि जल वाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। बात सही है। दूसरा ये क्या कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ताप अवशोषक नहीं है। ये तो गलत कह दिया ना इसने। कार्बन डाइऑक्साइड तो ताप अवशोषक है, तो इस एक नहीं की वजह से ये सारा सिस्टम फेल हो गया। अब कथन एक तो सही है, लेकिन कथन नंबर 2 गलत है। अर्थात ए सही है और आर गलत है। उसके बाद नेक्स्ट, ये प्रश्न भी स्टैंडर्ड लेवल का है। जो भी प्रश्न हम बनाते हैं बड़ा सोच समझ के बनाते हैं, उसमें कुछ बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए उस हिसाब से हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय अंतराल, अर्थात उसको लेंग बोलते हैं, 50 मिनट का है। उच्च और निम्न, यहां 50 की जगह यदि 52 भी लिख दूं तो भी सही है। उच्च और निम्न ज्वार को किसी स्थान पर 2 चक्कर पूरा करने की कुल अवधि 24 घंटा और 50 मिनट है। यहां 50 की जगह आप 52 कर दो, मैं अभी समझा दूंगा। अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, जिसने ज्वार बाटा पढ़ा है उसको समझ में आएगा, बाकी वालों को नहीं आएगा समझ में। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं जिस लेवल से पढ़ा रहा हूँ कोर्स के अंदर, जो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर का, और जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार जिस क्लास को आप पढ़ लोगे, उस क्लास में कहीं पर भी समझ आधारित मिस होने की मैं गारंटी देता हूं। समझ आधारित मिस नहीं हो सकता, आपने यदि ढंग से मेरी क्लास को समझा है तो। और समझना फिजिकल ज्योग्राफी को है, और फिजिकल ज्योग्राफी आपकी स्ट्रांग है तो यार इंडिया और राजस्थान तो हम रट लेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। और जो हम कोर्स संचालित कर रहे हैं उसमें प्रॉपरली हम 1 to 1 बच्चे को माइंड कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। किस तरीके से वो प्रथम पेपर पर तैयारी करेगा, किस तरीके से वो सब्जेक्ट पर तैयारी करेगा, ये सारा हम प्लान बना रहे हैं आगे आने वाले समय में। चलो, इस प्रश्न का आपने आंसर देख लिया। सुनो, प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय अंतराल 50 या 52 मिनट का होता है। आपने देखा होगा दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, सॉरी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। 24 घंटे के अंदर किसी एक स्थान पर 2 ज्वार आते हैं और 2 ही भाटे आते हैं, यानी 2 बार पानी ऊपर उठता है और 2 बार पानी नीचे बैठता है। कितने में? 24 घंटे में। ये आपने थियोरी में पढ़ा होगा। 2 बार ऊपर क्यों उठता है? एक बार तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठता है, और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ऊपर उठता है। चंद्रमा की शक्ति, आकर्षण शक्ति लगेगी, उस स्थान से पानी ऊपर उठेगा, और उसके ठीक विपरीत पृथ्वी के दूसरे वाले भाग से भी पानी ऊपर उठेगा। तो वन टाइम में एक स्थान पर, सॉरी, वन टाइम में एक पृथ्वी के 2 भागों में एक साथ ज्वार आएगा। तब हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में किसी एक स्थान पर 2 ज्वार आते हैं। एक आता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, और एक आता है अपकेंद्रीय बल के कारण। तो जो तीव्र ज्वार, जिसको हम ऊंचा ज्वार कहते हैं, वो आता है 24 घंटे के बाद। यानी सूर्य की आकर्षण, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जल ऊपर उठेगा, उसको अपन ऊंचे ज्वार के रूप में कह सकते हैं। हर 12 घंटे के बाद ज्वार आता है, ध्यान रखना। जैसे पहला ज्वार आया
वो आया चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से। तो ध्यान रखना, इसके 12 घंटे बाद दूसरा ज्वार आएगा और वो आएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। अब इसके 12 घंटे बाद फिर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आएगा। अब पहले चंद्रमा की आकर्षण शक्ति वाले ज्वार और दूसरे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति वाले ज्वार के बीच में 24 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 24 घंटे का। लेकिन ध्यान रखना, इन 24 घंटों के दौरान चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर थोड़ा आगे निकल चुका होता है। ये मैं पूरा चंद्र ग्रहण, उसमें चंद्र और सूर्य का ये आकर्षण शक्ति उसमें बताऊंगा कोर्स में, यहाँ तो सिंपल ही बता रहा हूं मैं। तो चंद्रमा थोड़ा अपने परिक्रमण पथ पर आगे बढ़ गया है, तो उस स्थान को वापस चंद्रमा के सामने आने में 52 मिनट का समय लगता है। उस स्थान कौन सा? जैसे ये ए स्थान पर आया था किसी टाइम, माना कि मंडे को आया, मंडे को सुबह 8 बजे आया। उसके बाद मंडे को ये जो अपकेंद्रीय बल आएगा ये 12 घंटे बाद आएगा। जैसे ये सुबह का 8 बजे आया है, तो ये रात को 8:26 बाद आएगा। ये तो किसके बीच में गैप है? चंद्रमा और अपकेंद्रीय के बीच में गैप है। 26 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेगा ये, 12 घंटे और 26 मिनट का। फिर आगे और 12 घंटे और 26 मिनट का लेगा, तो 26 कितने हुए? 52 हो गए। टोटल 24 घंटे। और वापस यही ए स्थान जब इस कंडीशन से चंद्रमा के सामने आएगा तो वो 52 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा चंद्रमा उस स्थान पर पहुंचने के। तब कहते हैं कि प्रत्येक ऊंचा ज्वार, या जिसको दैनिक ज्वार कहते हैं, प्रत्येक दैनिक ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट बाद आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय, ये जब चंद्रमा शब्द ले लिया है तो चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय का अंतराल है वो 52 मिनट का होता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये कहता है कि उच्च और निम्न ज्वार को किसी स्थान पर 2 चक्कर पूरा करने में कुल अवधि 24 घंटे और 52 मिनट की लगती है। जैसे चंद्रमा वाला ज्वार दोबारा आएगा तो भी 24 घंटे और 52 मिनट लगेगा, और अपकेंद्रीय वाला यदि दूसरी बार आएगा तो भी उसको 24 घंटे और 52 मिनट लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है, कथन भी दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नवनीतिवाद को व्यावहारिक संभववाद प्राग्मेटिक पॉसिबिलिज्म शब्दावली का प्रयोग किया? ये कह रहा है कि जो न्यू डिटर्मिनिज्म है उसके लिए किस विद्वान ने व्यवहारिक संभववाद, विद्यार्थियों ध्यान रखना हिंदी में कुछ अलग भी आ सकता है, लेकिन प्राग्मेटिक पॉसिबिलिज्म जो शब्द है वो किसने दिया है? ग्रिफिथ आर्टसन ने दिया, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने दिया, इमैनुअल कांट ने दिया, जॉर्ज स्टैथम ने दिया? स्टैथम ने दिया। तो इस प्रश्न का आंसर है जॉर्ज स्टैथम। आपको पता है नवनियतिवाद किसने दिया था? ये दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने। संभववाद किसने दिया था? ब्लास ने। संभववाद की अवधारणा ब्लास ने दी थी और संभववाद शब्द दिया था फेब्रे ने। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, फेब्रे। और नवनियतिवाद है ये तो ग्रिफिथ टेलर का हो गया, और प्राग्मेटिक पॉसिबिलिज्म है, व्यवहारिक संभववाद है, ये है जॉर्ज स्टैथम ने। लेकिन व्यवहारिक संभववाद कहा किसको है ये भी ध्यान रखना हो, ये नवनियतिवाद को कहा है, ग्रिफिथ टेलर वाले को कहा है। उसके बाद नेक्स्ट, एक तरफ बुक सूची है और एक तरफ लेखकों के नाम है। कॉस्मोस, अर्धकुंडे, एंथ्रोपोजियोग्राफी और प्रिंसिपल ऑफ द ज्योग्राफी मैन। तो ये तो है किताबें, और ये स्कूल लेक्चरर के अंदर बहुत ही अच्छा सिलेबस के अंदर इसको लिखा हुआ है। एक तरफ विद्वान है कार्ल रिटर है, वान हम्बोल्ट है, विडाल डी लाप्लास है और फ्रेडरिक रेडजेल है। तो आप इसका मिलान कर दीजिए। मैं इस पर डिस्कस करता हूं। अब देखो, कॉस्मोस बहुत ही अच्छी किताब है, आपको पता होगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने लिखी थी इसको। विद्यार्थियों ध्यान रखना, कॉस्मोस 5 खंडों में लिखी गई है। 1847 से लेकर के 1862 तक लिखी गई थी। 1859 में इसकी डेथ हो जाती है।
सॉरी 1959 में, 1900 नहीं, सॉरी सॉरी, 1800 में ही होती है। हमबोल्ट की बात कर रहे हैं अपन। 1859 में जब वो ओरिगन स्पीसीज स्पेंसर का थियरी आता है, उस समय इसकी डेथ हो जाती है। तो और रिटर की भी आपको पता होगा, तो 1859 में डेथ होती है। तो मैं कॉस्मोस पे बात कर रहा था। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की किताब है। कॉस्मोस से एक बढ़िया प्रश्न बनता है, ये 5 खंडों में लिखी गई है। और स्कूल लेक्चरर की जो तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान रखना, 5 खंड किस सन में लिखा गया और पांचों खंड की विषय वस्तु क्या है। और ध्यान रखना, 5वां खंड है वो उसकी मृत्यु के बाद आया था 1862 में। मृत्यु तो इसकी 59 के अंदर हो गई थी। और उसकी विषय वस्तु कई बार पूछी जाती है। उसके बाद है अर्धकुंडे। अर्धकुंडे रीटर की किताब है। अर्धकुंडे रीटर बहुत ही अच्छी किताब है। 19 खंडों में इसको भी लिखा गया है। प्रादेशिक विज्ञान देखो, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की कॉस्मोस है, ये क्रमबद्ध विधि से लिखी गई है। जबकि अर्धकुंडे रीटर की है, ये प्रादेशिक विधि से लिखी गई है। उसके बाद में एंथ्रोपोजियोग्राफी अच्छी तरीके से जानते हैं, ये फेडरिक रेडजेल की किताब है। और एंथ्रोपोजियोग्राफी से ही मानव भूगोल का जन्म हुआ है। और फेडरिक रेडजेल के लिए फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है, यानी मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। प्रिंसिपल दी ज्योग्राफिक मैन, ये विडाल डी लाब्लास की पुस्तक है। मानव भूगोल के सिद्धांत जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, विडाल डी लाब्लास की किताब है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ये भारत के संदर्भ में पूछा है। विंध्यन है, अरावली है, शिवालिक है, अनामलाई है। तो इसमें तो आपको स्पष्ट क्लियर दिख रहा है कि शिवालिक है वो हिमालय का पार्ट है, तो ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में अरावली आती है, जो प्री कैम्ब्रियन काल की है। उसका प्रश्न भी पूछा जाता है। करीबन 50 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व। और भूवैज्ञानिक हलचलों में देखें तो ये कैलिडोनियन काल की है, सॉरी कैम्ब्रियन काल की है या प्री कैम्ब्रियन काल की है। इसमें शिवालिक हो गया, ये सबसे नवीनतम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक, ये भूत नहीं है, बहुत अधिक हिमपात होता है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिम विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन आती है। अब आपको देखना ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, और एक्सप्लेन सही है कि नहीं। अब देखो, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। और इस हिमपात का रीजन भी सही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और इस बेल्ट में कुल्लू घाटी के अंदर जो पश्चिम से विक्षोभ आ रहे हैं, जो भूमध्य सागरीय चक्रवात आ रहे हैं भारत में, उनकी जो ह्यूमिडिटी वाली पवनें आती, उसकी वजह से हिमपात होता है। तो ए और आर दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गंगा नदी के उद्गम से रिलेटेड है। एक तरफ प्रयाग यानी संगम दिए हुए, दूसरी तरफ अलकनंदा में मिलने वाली नदियों के नाम दिए हुए। अलकनंदा के साथ कौन सी नदी कहाँ मिलती है, तो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। और इधर अलकनंदा का संगम भागीरथी से, मंदाकिनी से, पिंडार से और धौलीगंगा से। किसका किस से संगम होगा, यानी अलकनंदा के साथ ये नदियां कहाँ कहाँ आपस में मिलेगी, आप मिला दीजिए। उसके बाद देखो, जो आपका विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग जिसको जोशीमठ के नाम से भी जाना जाता है, जोशीमठ भी कहते हैं इसको, ये यहाँ आपकी मिलेगी अलकनंदा के साथ धौली गंगा। आगे मैं एक डायग्राम से भी आपको बताऊंगा पूरा। अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलेगी। अलकनंदा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो विष्णु प्रयाग जोशीमठ में मिलेगी धौली गंगा। उसके बाद कर्ण प्रयाग में आपकी मिलेगी पिंडार नदी, पिंडार या पिंडर नदी। पिंडर नदी जहां मिलती है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। और रुद्र प्रयाग में आपको मिलेगी मंदाकिनी। तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी का जो संगम है वो रुद्र प्रयाग में होता है। और देव प्रयाग तो आप सब जानते हो, यहाँ भागीरथी आकर के मिलती है और यहीं से गंगा बनती है। तो ये हो गया आपका इनके साथ मिलान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब थोड़ा सा और विस्तार से मैं आपको समझा दूं इसमें। ये एक आपके सामने मानचित्र है। ये यहाँ से आ रही है आपकी अलकनंदा, बद्रीनाथ से निकलती सतोपत हिमनद से, ये अलकनंदा है। और ये इधर से आ रही है, देखो धौली गंगा, ये धौली गंगा है।
और ये धौली गंगा यहाँ मिलती है, धौली गंगा और अलकनंदा आपस में मिलती है कहाँ पे? जोशीमठ पे। समझ गए? जोशीमठ कह दें या इसको अपन विष्णु प्रयाग भी कह सकते हैं। उसके बाद ये एक प्रयाग अलग है जो उस प्रश्न के अंदर नहीं था। फिर यहाँ से अलकनंदा आगे रवाना होती है और यहाँ इसके साथ एक और नदी मिल जाती है और ये नदी मिलती है नंदाकिनी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं है, वो नंदाकिनी है। नंदाकिनी नदी यहाँ आकर के मिलती है। इस स्नान का नाम है नंद प्रयाग। ये उस प्रश्न में नहीं आया है, नंद प्रयाग। फिर यहां से ये नदी अलकनंदा आगे जाती है, यहाँ एक और संगम बनता है। यहाँ संगम बनता है, उसका नाम है कर्ण प्रयाग। और ये जो नदी आ रही है इसका नाम है पिंडार नदी या पिंडर नदी। तो अलकनंदा का पिंडर के साथ जो संगम हो रहा है वो कर्ण प्रयाग है। फिर ये अलकनंदा आगे चलती है और यहाँ आते ही एक नदी और साथ आ जाती है जो इधर से आ रही है, इसका नाम है मंदाकिनी। और ये जहां मिलती है ये रुद्रप्रयाग है। ये उस प्रश्न में आया था। और फिर ये नदी आगे बढ़ती है और यहाँ आती है देवप्रयाग, उत्तराखंड में देवप्रयाग में। इधर से आपको पता है तो आ रही है भागीरथी। ये भागीरथी आ रही है और ये इसके साथ इसका संगम हो जाता है। भागीरथी की एक सहायक नदी और है जिसको भील गंगा कहते हैं, ये टिहरी के पास आकर के मिलती है। और फिर देवप्रयाग के बाद ये गंगा कहलाती है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर के। और यहाँ से होकर के आगे ये हरिद्वार से होते हुए आगे जाती है प्रयागराज, जिसको अपन इलाहाबाद पूर्व में कहते थे। प्रयाग में यमुना इससे आकर के मिलती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूस्थलाकृतिक विशेषताओं वाला क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है? यानी यहाँ स्थलाकृतियां दी हुई है, ये भी लेक्चरर का अच्छा प्रश्न है स्कूल व्याख्याता का। इसमें से कौन सी क्षरण प्रक्रिया, क्षरण का मतलब अपर्दन से निर्मित कौन से हैं? इंग्लिश में इरोजन आपको मिलेगा, तो अपर्दन से बने हुए कौन से हैं? इसमें सारे अपर्दन वाले निकालने हैं। तो आप देखो, पहले में एस्कर्स, फियोर्ड, वी आकार की घाटी और शिप दिया हुआ है। दूसरे में सरक, अरेटे, प्लाया और स्टेक दिया हुआ है। तीसरे में हिमोड, बरखान और पिनेकिल, जिसको सिकरिका कहते हैं, तरंग दर्शित प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। लिविस, स्टेलेगमाइट, मोनार्ड नॉक और ड्रमलिन। इनमें से ऐसी कौन सी है जो सब की सब इरोजन से बनती है, यानी डिपोजिट उसके अंदर है ही नहीं? अब सुनो, पहले हमें देखो, एस्कर्स ये हिमानी निर्मित है और आपको पता होगा ये हिमानी निर्मित जो जमाव है हिमोल्डकों के उससे निर्मित है। तो ये तो सीधा हो गया डिपोजिट, ये तो यहीं से बाहर निकल गया। फियोर्ड, हाँ ये अपर्दनात्मक है। वी आकार की घाटी अपर्दनात्मक है। शिप नहीं है, शिप लहरों के द्वारा जो जमाव की आकृति उसको कहते हैं, तो ये पहला तो पहले से ही बाहर निकल गया। सरक, सरक आपने पढ़ा होगा, हिमानी अपर्दित चोटी है जो जिसको अपन हिमगहवर के रूप में कहते हैं, गड्ढा है एक। अरेटे तीक्ष्ण कटक है, ये भी हिमानी अपर्दन है। पलाया, कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। पलाया एक अपर्दित झील रूपी क्षत है। और स्टेक, स्टेक का मतलब होता है वो समुद्री चट्टान का खड़ा रहना। ये पूरा का पूरा ग्रुप अपर्दित है। लेकिन यहां तुम्हें कंफ्यूजन कौन करेगा कि साहब प्लाया अपर्दित है कि नहीं है? लेकिन आज से ध्यान रखना, प्लाया अपर्दित है। ये प्रश्न तो यहां से एक तो सेट बैठ गया। इसको भी मैं सारा समझा देता हूँ। इमोड, ये तो जमाव हो गया। बरखान, वायु जमाव हो गया। सिखरी का, ये जरूर अपर्दन वाली है। सिखरी का इसकी हिमानी के अंदर बनती है। और तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, ये भी अपर्दनात्मक है, लेकिन ये हो गए निक्षेपात्मक। उसके बाद लिविस, हाँ ये अपर्दनात्मक है, भौम जल की आकृति है। स्टेलेगमाइट, ये जमाव है, ये चूना के जमाव है। मोनार्ड नॉक, ये अपर्दन है। ड्रमलिन हो गया, लेकिन इसके अंदर ये जो है स्टेलेगमाइट, ये निक्षेपित आकृति। ड्रमलिन इसका हिमानी निर्मित आकृति है। तो ये जो है सरक, अरेट, प्लाया और स्टेक, ये अपर्दन वाली है, इसमें ये सही बैठ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टी का उपांत। पट्टी का उपांत का मतलब होता है प्लेट का किनारा, प्लेट मार्जिन। और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंध होते हैं। यानी प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी का आपस में कोई कनेक्शन है कि नहीं है? ये कह रहा है कि कनेक्शन होता है। फिर ये कहता है कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिकाओं या पट्टिका सीमांतों पर अवस्थित है। पहले तो विद्यार्थियों आपने इसको पढ़ा है तो ये प्रश्न सॉल्व होगा।
अब आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करो, फिर मैं समझाता हूं। अब सुनो, पट्टी का उपांत मतलब प्लेट के किनारे और ज्वालामुखी क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दुनिया के ज्वालामुखी का आप वितरण देख लो, आपको अधिकांश दुनिया के ज्वालामुखी प्लेटों के किनारों पर मिलेंगे। तो पहला तो राइट है, बिल्कुल राइट है। अब इसका कारण क्या है? तो दूसरा क्या कह रहा है कि अधिकांश ज्वालामुखी अभिसरण पट्टी का सीमांतों पर स्थित है। प्लेटों के किनारे तीन तरह के होते हैं, आपको पता हो तो। एक तो जहां प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इसको कहते हैं अभिसरण किनारा, अभिसरण किनारा। और एक ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसको कहते हैं अपसरण या अपसारी किनारा। और यदि दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल गति कर रही है, इधर या इधर जा रही है, तो इसको कहते हैं रूपांतरित किनारा, रूपांतरित किनारा। अब ये जो कह रहा है ना कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टी का सीमाओं पर अवस्थित है, अर्थात दो प्लेटों का जहां मिलन होता है वहां ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे अपन प्रशांत प्लेट की बात कर रहे हैं, जहां प्रशांत प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ अभिसरण हो रहा है, वहां ज्वालामुखी क्षेत्र बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये बात भी सही है। ये बात इसका है वो एक्सप्लेन भी तो कर दी ना कि हाँ प्लेटों के किनारों पे ज्वालामुखी मिलेंगे और अभिसरण प्लेटों पे तो और ज्यादा मिलेंगे। तो ये ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की व्याख्या भी सही है। उसके बाद में मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी है वो पलवन कर रही मतलब तैर रही है, उसको क्या कहा जाता है? गुरुमंडल बैरीस्फीयर कहा जाता है, मेसोस्फीयर कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है या एस्टेनोस्फीयर कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड है। इसको कहा जाता है एस्टेनोस्फीयर। ये मेंटल का ऊपरी भाग है और इसके ऊपर ऊपर का जितना जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं भू प्रॉपर्टी। और ये भू प्रॉपर्टी एस्टेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है, तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा एस्टेनोस्फीयर। नेक्स्ट, भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के विंध्यन क्षेत्र में और पंजाब के शिवालिक क्षेत्र में। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है आपका कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में। जब आप भारतीय चट्टानों का भूगर्भिक हिस्ट्री देखोगे तो भारत में सबसे पुरानी चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें मानी जाती है, उसके बाद कुड्डप्पा क्रम आएगा, उसके बाद विंध्यन क्रम आएगा, फिर गोंडवाना क्रम आएगा, इस तरीके से क्रम है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें मूल रूप से कर्नाटक के धारवाड़ जिले, धारवाड़ बेलारी जिले में पाई जाती है। वो प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। अगला प्रश्न, विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है? विवर्तनिक बल कहते हैं जिसको, या जो भूगर्भिक हलचल है, प्लेट टेक्टोनिक हलचल है, उस बल के कारण कौन सा लक्षण बनता है, यानी कौन सी भूआकृति बनती है? हैंगिंग वैली बनती है, यू आकार वाली घाटी बनती है, अंध घाटी बनती है, रिफ्ट घाटी बनती है? का उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। इसकी वजह से बनती है रिफ्ट घाटी। विवर्तनिक बल का मतलब पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाली हलचल, जिससे कोई भाग ऊपर उठता है, कोई भाग नीचे बैठता है, कहीं फॉल्ट आती है, कहीं फॉल्ट का मतलब दरार आती है, कहीं फोल्ड आती है, फोल्ड का मतलब वलन पड़ते हैं, ये सारा विवर्तनिक क्रियाएं हैं। और आपको पता होगा रिफ्ट घाटी दो भ्रंशों की वजह से बनती है। जब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, जैसे ये भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ कोई समांतर भ्रंश आ गई और इस समांतर भ्रंश के चलते या तो निकटवर्ती भाग ऊपर उठ गए या बीच का भाग नीचे बैठ गया, तो एक फॉल्ट बनेगा, एक घाटी बनेगी, उसको कहते हैं रिफ्ट घाटी। तो ये घाटी है वो विवर्तनिक बल का परिणाम है, ध्यान रखना, रिफ्ट घाटी। और हैंगिंग वैली जिसको लटकती घाटी कहते हैं, ये हिमनद के द्वारा बनती है। और अंध घाटी होती है जो भौमजल के द्वारा बनाई जाती है, और यू आकार की घाटी है, ये भी हिमनद के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद में कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच में पाई जाती है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, आपने भूगर्भ की जानकारी पढ़ी होगी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें विभिन्न लेयर पाई जाती है, उसके बीच में कुछ ऐसी डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है ऐसी सतहें या परतें हैं जहां पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है।
तो कई विद्वानों ने इनको खोजा, जाना, उसके बाद इन्होंने उन विद्वानों ने इनको डिसकंटिन्यूटी नाम दे दिया। तो कई डिसकंटिन्यूटी है, उनमें से कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, किस किस के बीच में पाई जाती है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। भीतरी और बाहरी कोर के बीच में, सियाल और सीमा के बीच में, सीमा और निफे के बीच में, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। ये प्रश्न आपको जरूर कंफ्यूज करेगा, लेकिन सोच समझ करके इसका उत्तर देना। इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा सियाल और सीमा के बीच का। आप कहोगे सर हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा है कि कोनार्ड अशांतत्य होता है वो ऊपरी भूप्रपर्टी। मैंने आपको एक बात और बता दूं, अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज में और चलाता हूं, जिसको कहते हैं मेगा ज्योग्राफी सीरीज। मेगा ज्योग्राफी सीरीज की भी मैंने 3-4 क्लासें डाली है, और उसमें एक क्लास डाली थी भूकंपीय असंबद्धताओं की, और आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया था। भूकंपीय असंबद्धताओं ने मैंने पूरा बताया किस परत के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी। तो आप अक्सर किताबों में पढ़ते हो कि साहब कोनार्ड कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में। अब आप कहोगे ये चीज तो आई ही नहीं। अब आपने यदि ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ा है, क्रस्ट मेंटल कोर ये क्लासिफिकेशन तो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो भूकंपीय तरंगे और उसकी विशेषता के आधार पे है। एक क्लासिफिकेशन एडवर्ड स्वेस ने दिया सियाल, सीमा और निफ्फे का। अब दोनों को आप कंपैरिजन करोगे तो आप ये पाओगे कि सियाल का मतलब ही ऊपरी क्रस्ट है, सियाल ऊपरी क्रस्ट में जाएगा। और जब अपन सीमा की बात करेंगे तो उसमें निचला क्रस्ट भी आ जाएगा और मेंटल भी आ जाएगा, और निफे की बात करेंगे तो वो कोर हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो इस प्रश्न में सियाल और सीमा के बीच में कोनार्ड की स्थिति सही बैठ सकती है, समझ गए? बाकी किसी में नहीं बैठेगी। बाहरी और भीतरी कोड बिल्कुल गलत है। आपको पता है बाहरी और भीतरी कोड के बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है? लेहमैन असमानता पाई जाती है, लेहमान असमानता। और सीमा और निफे, इसका मतलब अपन मान लें मेंटल और कोर के बीच में। वैसे सीमा और निफे के बीच में माने या मेंटल और कोर के बीच में मान लें अपन, तो मेंटल और कोर के बीच में आपको गुटेनबर्ग विसर्ट अशांतत्य मिलेगा। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में यहाँ आपको रेपिटी मिलेगा, रेपिटी। तो मैंने पूरा आपको बताया था। इसका सीक्वेंस इस तरीके का होता है, कोनार्ड, कोनार्ड के बाद मोहो आएगा। मोह किसके बीच में होगा? निचली क्रस्ट के बीच में और ऊपरी मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल के बीच में। मोह के बाद रेपिटी आएगा। देखो कुछ विद्वान कहते हैं कि इसको लेमैन ने खोजा था, तो कुछ इसको लेमैन भी कह देते हैं, बट अधिकांश किताबें इसको रेपिटी मानती, आप भी रेपिटी मानता। रेपिटी है वो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। उसके बाद में आपका आ जाएगा गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग है वो निचले मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में आ जाएगा। ऊपरी कह दें या बाह्य कोर कहें तो सही रहेगा, बाह्य कोर के बीच में। फिर आपका आ जाएगा लेहमान। लेहमान होगा बाह्य कोर और निचले कोर, निचले कोर या आंतरिक कोर के बीच में। ये एक सीक्वेंस भी है, कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमान। ये आपका हो गया आज का क्वेश्चन। हालांकि कम क्वेश्चन पर डिस्कस हुए, लेकिन और भी इसके इर्द गिर्द अपन ने बहुत सारी बातें देखी है। तो मुझे विश्वास है कि ये आपकी ज्योग्राफी में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे रिवीजन भी होगा, समझ भी बढ़ेगी। प्रश्नों की क्या समझ रहे थे, ये सारे स्टैंडर्ड लेवल के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, जिसका अपन एनालिसिस करते हैं। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि ये ज्योग्राफी की क्लास है, आप प्रत्येक स्टूडेंट तक इसे भेजिए। और यदि आप स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाइए। वहाँ आपको जो हमारा कोर्स मिलेगा उसमें आप डेमो क्लासें देख सकते हैं। और आपको लगे, और डेमो क्लासें मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है, जैसे इरेटोस्थनीज के बारे में डाला है, स्ट्रेबो के बारे में डाला है। अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो चल रही है उस कोर्स के अंदर। और तो मुझे ये विश्वास है कि आप इन क्लासों के जरिए अपनी ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करोगे। फिर अगली क्लास लेकर के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।